हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। तो बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा की राजनीति की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले हैं इनेलो नेता अभय चौटाला। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा भी बैठक में मौजूद। दिल्ली के हरियाणा भवन में ये अहम बैठक हो रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये अहम बैठक मानी जा रही है। तो इस पूरी बैठक का लब्बो-लुआब क्या है, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। पहले से भी आपको बता दें कि इनेलो और बीजेपी के गठबंधन का पुराना इतिहास रहा है और जब विपक्षी तंज कसते हैं तो इनेलो को बीजेपी की बी टीम करार देते हैं। इन सब के बीच आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिल रहे हैं इनेलो नेता अभय चौटाला। दिल्ली के हरियाणा भवन में ये अहम बैठक हो रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अहम बैठक, सूत्रों के हवाले से यह खबर। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं अभय चौटाला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से आज मिले हैं और अशोक अरोड़ा भी इस बैठक में मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, सिर्फ हरियाणा न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दिल्ली के हरियाणा भवन में अहम बैठक है, सूत्र ये बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये अहम बैठक, तो क्या किसी तरह के गठबंधन का यह संकेत है, इसका लब्बो-लुआब क्या है, ये हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा भी बैठक में मौजूद और इसके अलावा आपको बता दें कि अभय चौटाला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले हैं। दिल्ली के हरियाणा भवन में ये अहम बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले हैं इनेलो नेता अभय चौटाला। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं इनेलो नेता अभय चौटाला। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा भी बैठक में मौजूद हैं। दिल्ली के हरियाणा भवन में अहम बैठक हो रही है। तो क्या किसी गठबंधन के बारे में बातचीत हो रही है, क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं, इस पर नजरें हमारी लगातार टिकी हुई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अहम बैठक, ये सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली के हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिल रहे हैं इनेलो नेता अभय चौटाला। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा भी साथ में मौजूद हैं। तो हरियाणा के राजनीति की इस वक्त की सबसे बड़ी हलचल, सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले हैं इनेलो नेता अभय चौटाला। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा भी बैठक में मौजूद। दिल्ली के हरियाणा भवन में ये अहम बैठक हो रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये अहम बैठक है, सूत्रों के हवाले से ये खबर। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र चौधरी हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र, इस वक्त की सबसे बड़ी हलचल जो आ रही है, मुख्यमंत्री से मुलाकात है अभय चौटाला की, क्या लब्बो-लुआब इस पूरे मुलाकात के? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण देखा जा रहा है और जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा और अभय चौटाला की तरफ से मुलाकात की गई है, इसको अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव का माहौल है और चुनावी माहौल में अगर इस मुलाकात के मायने अगर हम बताएं तो काफी अहम मायने निकाले जा सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस पर कोई बयान जो है वो देने से बचते नजर आए हैं अभय चौटाला। किस तरीके की कोई बातचीत हुई है या फिर अमूमन जब इस तरीके की मुलाकातें होती हैं तो उसके बाद निजी मुलाकात के तौर पर का रूप उनको नेताओं की तरफ से दिया जाता है। लेकिन इसका क्या कुछ इस मुलाकात का हल निकलने वाला है, इसको लेकर के जरूर कहा जा सकता है कि आज जिस प्रकार से मुलाकात हुई है इसके बाद कई अहम मायने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस मुलाकात के देखे जा सकते हैं। बिल्कुल जितेंद्र, और अगर हम इतिहास की बात देखें तो इनेलो और बीजेपी पहले भी साथ में काम कर चुके हैं। यहाँ तक कि जब विपक्षी तंज भी कसते हैं तो बीजेपी की बी टीम बताते हैं इनेलो को। तो अगर कुछ नया होता है, अगर एक साथ आने की बात चलती है या एक साथ आते हैं तो ये कुछ नया नहीं होगा, कोई ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
देखिए, अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो 2 ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी की तरफ से घोषणा उम्मीदवारों की भी नहीं की गई है। जी। क्या उसमें किसी तरीके की संभावना जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल और इस मुलाकात को लेकर के तलाशी जा रही है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इस मुलाकात के बाद किसी तरीके का आधिकारिक बयान जो है वो दोनों ही नेताओं की तरफ से ना देना यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं जो फिलहाल जो मुलाकात हुई है वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसी ऐसी चर्चा को लेकर के है जो अभी ये जरूर कहा जा सकता है कि पूरे तरीके से सिरे नहीं चढ़ी हो, लेकिन इस मुलाकात के मायने जो है वो काफी अहम माने जा रहे हैं और जब तक इसको लेकर के आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती तब तक इस पर कोई भी इस तरीके का कयास लगाना भी जल्दबाजी होगा। चलिए जितेंद्र, शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो दिल्ली के हरियाणा भवन में ये अहम बैठक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम मानी जा रही है। हालांकि जब तक पुख्ता कोई खबर सामने नहीं आ जाती कि आखिर किस वजह से ये मुलाकात हुई है, तब तक इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। भवन में ये बैठक हुई है और इस पर हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ प्रदीप नरूला जी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, क्या लगता है, बीजेपी ने तो 8 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन इनेलो अध्यक्ष से सीएम की मुलाकात, क्या 2 सीटों पर कोई संभावना बन सकती है जो बची हुई है? निस्संदेह जिन हालात में ये बैठक हुई है उसका इशारा ये है कि अब लोकसभा चुनाव भी मौजूदा स्थिति में एक विषय हो सकते हैं जिन पे दोनों की बैठक हुई है। और अगर ऐसा है तो इस वक्त सिर्फ 2 ही सीटें बची हैं जी जी बीजेपी के पास, और अगर उनपे कोई बात बनती है या उनपे कोई इस तरह के हालात बनते हैं तो ये बहुत रोचक होगा, क्योंकि अभी जिस तरह से जी वातावरण, राजनीतिक वातावरण चल रहा है, प्रदीप जी बिल्कुल एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। हमारे साथ तरुण भंडारी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अरुण जी, क्या लगता है आपको, अब इनेलो और बीजेपी की मुलाकात, बड़ी मुलाकात, 8 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, अब क्या लगता है 2 सीटों पर कुछ बात बनने वाली है इनमें? किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, मैं केवल ढींगरा हूँ, मुझे लगता नहीं शायद तरुण भंडारी जुड़े हैं, आपने मुझे फोन मिलाया। हेलो जी सर, दोबारा बोलिए एक बार फिर से अपनी बात को, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ मैं केवल ढींगरा हूँ, कांग्रेस पर से मैं जिसको आपने जोड़ा है। अब तो मैं ये कहना चाह रहा था इसमें कि जो इस समय अभय चौटाला है उनको आज ये प्रॉब्लम है कि वो जो हिसार और जो रोहतक की सीट बची है उनका माइंड ये भी हो सकता है कि अगर बीजेपी उनको दुष्यंत के खिलाफ इकट्ठे लड़के और दुष्यंत के खिलाफ कर दे तो वो शायद हिसार से अभय चौटाला खुद लड़ना चाहते हैं, जो कि पिछले दिनों चल रही थी बात। लेकिन पर अभी क्या है कि ये ए और बी टीम नहीं है पहले ही, तो इससे ये भी प्रूव हो रहा है कि ये भाजपा के साथ मिले हुए हैं। दूसरी तरफ जो है जेजेपी भी जो है वो भी भाजपा के साथ मिली हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गठबंधन हो नहीं पाएगा इनका। जी, तो इस तरीके से मिलना अचानक से
और बीजेपी का 8 सीटों पर कैंडिडेट्स घोषित करना, 2 सीटों पर असमंजस बनाए रखना, कहीं ना कहीं क्या लगता है ये पहले से इनके बीच में तय होगा? बिल्कुल, ये तय तो शायद नहीं होगा, लेकिन क्योंकि भाजपा भी बीजेपी के साथ मिली हुई है और जेजेपी भी बीजेपी के साथ मिली हुई है, तो ये दोनों ही एक दूसरे को हराना चाहते हैं और बीजेपी अब इसको किस तरह से लेगी ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की टिकटें अभी अनाउंस होनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 की 10 सीटें जो है कांग्रेस जीतेगी, इनके पास कुछ नहीं रहना। केवल जी, अगर बात की जाए हिसार और रोहतक सीट की, अगर बीजेपी और इनेलो में किसी तरह का कोई गठबंधन होता भी है और वहां से इनका कोई एक कैंडिडेट ही खड़ा हो, तो क्या लगता है आपको कुछ ज्यादा टक्कर देने वाला होगा ये मुकाबला? नहीं, देखिए, गठबंधन की बात जहां तक है, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो इनका इंटरनल मैटर है, लेकिन जहां तक जेजेपी और आईएनएलडी आपस में एक दूसरे को हराने के लिए लगे हुए हैं, तो दुष्यंत जो है वो हिसार से कैंडिडेट थे, पिछली बार एमपी थे, तो वहां से अभय चौटाला ने अनाउंस किया था कि मैं खुद लड़ूंगा उनके। जी बिल्कुल। केवल जी, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, हमारे साथ बीजेपी से जवाहर यादव जी जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। जवाहर जी, क्या बात है, क्या माजरा है? 8 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए, 2 पर सस्पेंस बनाए रखा है और इनेलो से मीटिंग कर रहे हैं आप। मतलब ये तो भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है कि अपनी किस सीटें किस समय करें। आज कांग्रेस भी अपनी सीटें टुकड़ों में कर रही है। उन्होंने कुछ सीटें पंजाब में अनाउंस कर दी, कुछ रोकी हुई है, कुछ यूपी में अनाउंस कर दी, कुछ रोकी हुई है। तो ये तो हर राजनीतिक पार्टी का अधिकार है कि वो चुनाव की जब तक समय सीमा है नॉमिनेशन भरने की, तब तक वो किसको कब कहां किस सर, सवाल मेरा ये है, इनेलो के साथ कुछ बात बन सकती है क्या? ऐसे इस समय पर मुलाकात हो रही है अभय चौटाला की मुख्यमंत्री से? देखिए, मुलाकात तो स्वाभाविक, भी हरियाणा भवन या जो ये क्षेत्र ऐसा है जहां सभी विधायक जाते हैं, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता भी जाते हैं। आज अगर मान लीजिए मुझे कहीं अशोक टावर मिल जाते हैं तो एक शिष्टाचार है कि अगर वो पहले वहां पर है तो मुझसे निश्चित रूप से चाय वगैरह पूछेंगे। अगर मैं उनको मिलूंगा तो मैं कहूंगा कि आइए, क्योंकि वो एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। कहीं हुड्डा साहब मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से अगर कोई उनके कद का नेता मिल जाता है तो उनके आमंत्रित करेंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ कोई राजनीतिक गतिविधि है, कोई भी भेंट हो तो मुलाकात उससे एक समझ चुकी है। राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है जहाँ सभी विधायक, राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी आते जाते हैं। जी जवाहर जी, दरअसल वक्त ऐसा चल रहा है, बिल्कुल चुनावी सरगर्मी, और ऐसे में अगर इतनी बड़ी 2 पार्टियों के सबसे बड़े नेता आपस में मिलते हैं तो इसको एक आम मीटिंग कैसे मान ली जाए, ये मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए, जवाहर यादव जी के पास लगता है हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं था, वो इसे एक आम मीटिंग बता रहे थे। लेकिन केवल ढींगरा जो कि कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जरूर जानेंगे। केवल ढींगरा जी, क्या ऐसे मौके पर इतनी बड़ी पार्टी के 2 सबसे बड़े नेता जब मिलते हैं तो क्या ये आम मुलाकात होती है? नहीं, देखिए, ये तो अब किस लिए मुलाकात हो रही है ये तो खुद ही वो बता सकते हैं, लेकिन पर मैं ये चीज जो चीज इन्होंने 2 सीटें छोड़ी हुई हैं, जिस तरह से आपने प्रश्न पूछा था जी, तो 2 सीटों का मतलब ये है, उसमें हिसार सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए, क्योंकि उसमें दुष्यंत चौटाला खड़े हैं। तो दुष्यंत चौटाला अगर वहां पे दोबारा एमपी के लिए खड़े होते हैं तो अभय चौटाला जी ने ये ऐलान किया था पिछले दिनों कि मैं उनके खिलाफ लड़ूंगा। जी जी। और ये इनकी इतनी सक्षम दोनों नहीं है कि अगर बीजेपी के साथ मिलके दोनों लड़ सके तो कोई टक्कर एक दूसरे को दे सके, पर दोनों ही बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, इसलिए मुझे संशय लगता है कि ये आपस में क्या करेंगे। लेकिन कांग्रेस जो है इस बार सक्षम है वो। जी चलिए, जी सर, आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जवाहर जी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। जवाहर जी, आपने केवल ढींगरा जी की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि भाई जेजेपी और इनेलो तो पहले से ही भाजपा की बी टीम है। अगर जानकारी के बोल देते हैं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मेरे मित्र हैं तो मुझे इनसे प्यार है जी। कांग्रेस पिछली बार हिसार में 3रे नंबर पे थी जी, तो ये हमसे बता रहे हैं आईएनएलडी वहां से चुनाव जीती, भारतीय जनता पार्टी 2रे नंबर पे रही, ये 3रे नंबर पे रहे। तो जो 3रे नंबर पे रहे वो हमें राजनीतिक पार्टी हिसार में कौन कमजोर है, कौन ताकतवर है, तो ये सब मतलब मेरे मित्र की पार्टी की गरिमा को कम करते हैं।
जी जी तो जब आप तीसरे नंबर पे हैं तो और दूसरा इन्होंने कहा कि जी ये इनेलो बीजेपी की दो नीति, में तो आपके चैनल पे भी बोला जी कि ए पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी थी तो वो ए सत्ता में थी, ये थी विपक्ष, मुख्य विपक्षी दल आपका एनएलडी थी तो वो बी टीम हुई, और कांग्रेस तीसरे नंबर भी तो कांग्रेस जी, सी जी। टीम हुई, तो कांग्रेस भी तो हमारी टीम है, परंतु कांग्रेस सी टीम है हमारी। जी जवाहर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी भी राय जानेंगे इस पर। निशांत सिंह जी, बीजेपी और इनेलो की मुलाकात, दो सबसे बड़े नेता आपस में मिले हैं हरियाणा की राजनीति के, और क्या लगता है इनके बीच अगर गठबंधन हो गया तो एक बड़ी चुनौती साबित होंगे? ये वो तो नहीं लंबी जी दाढ़ी रहते हैं। निशांत जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? रिज्यूम में ना था है। निशांत सिंह जी, चलिए निशांत जी से एक बार फिर से हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार हमारे साथ जवाहर यादव जी बने हुए हैं और वो बता रहे हैं, हालांकि जवाहर जी आप इसे आम मीटिंग बता रहे हैं, लेकिन अगर कोई बात बन भी जाती है तो क्या लगता है आपको, इनेलो और बीजेपी का गठबंधन हो भी जाता है तो एक बड़ी चुनौती साबित होगा? ये आपका प्रश्न किससे है? जवाहर जी, आपसे है मेरा प्रश्न। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में पूर्ण सक्षम है लड़ने को, जी। और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी को आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि हमने अपने सभी 8 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जी जी जो प्रत्याशी और जब भी केंद्रीय नेतृत्व को लगेगा लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी में तो तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं कि हमने सभी 5 निगम चुनाव जीते, जो एक उपचुनाव हुआ जिसको जेजेपी कहती थी कि वो हमारा गढ़ है, जी जी वहां से हम उनको बुरी तरह हरा कराए। बुरी तरह हराने का मतलब यह है कि वहाँ 15 बार चुनाव हुए, 15 बार में से 5 बार केवल ये अवसर आए जब उस सीट पर 10,000 से अधिक मतों से कोई राजनीतिक पार्टी जीती, उसमें भारतीय जनता पार्टी है। तो अभी तक जो सारे तथ्य मिल रहे हैं और ग्रामीण जितने पंचायत चुनाव हुए थे, जितने नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव थे, अधिकांश जगह चेयरमैन चेयरपर्सन जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सक्षम है कि विपक्ष की, चाहे वो एनएलडी हो, बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उसको सक्षम है। जी जवाहर जी, इस समय पूरे देश की नजर इस खबर पर रह रही है, क्योंकि अब तक बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी ये बात लगातार साफ कर दी गई थी। आपके तमाम बड़े नेता सुभाष बराला से लेकर अशोक तंवर तक ने कह दिया था कि बीजेपी को किसी की जरूरत नहीं। वहीं इनेलो की तरफ से लगातार इस तरीके की खबरें आ रही थी। एक कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति इनेलो की तरफ से थी कि वो आपके साथ जुड़े, लेकिन आपकी तरफ से उन्हें रेड सिग्नल ही मिल रहा था, हरी झंडी नहीं मिल रही थी। लेकिन अब क्या लगता है आपको, ये जो मुलाकात हुई है इसको भले ही आप सर आम मीटिंग कहें, लेकिन पूरा देश इस समय देख रहा है और सब यही कयास लगा रहे हैं कि इतनी बड़ी मीटिंग इतने बड़े नेताओं के बीच जो हुई है उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? देखिए, जहां तक इनेलो के मन में क्या था उसके प्रश्न का उत्तर के प्रवक्ता दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। उनकी क्या इच्छा है क्या नहीं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, जी जी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान आया था, भारतीय जनता पार्टी पर हरियाणा, हमें गठबंधन में हरियाणा में। जवाहर जी, आपको रोकना चाहूंगी, एक बार फिर से आपका जवाब लेंगे। हमारे साथ जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो मीटिंग हुई है अभय चौटाला और सीएम के बीच में, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, उनकी पार्टी का मामला है, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकूंगा, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि इनेलो के पैरों की जमीन खिसक चुकी है जी। तो कहीं ना कहीं वो सहारा ढूंढते होंगे, और तो इसके सिवा तो कोई मीटिंग के मायने हो नहीं सकते। जी लेकिन सर, अगर बीजेपी और इनेलो का गठबंधन हो जाता है तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्या ये एक बड़ी चुनौती नहीं होगी दूसरी पार्टियों के लिए? देखिए, चुनौती जीरो अगर मिल जाए तो कुछ प्लस नहीं हुआ करता। चुनौती कैसे मानेंगे कि आज जब मैंने कहा कि जमीन पैरों के नीचे से खिसक चुकी है, कार्यकर्ता उनका जा चुका है, जी तो प्लस में अगर जीरो हो तो क्या प्लस होगा? जी
तो मैं नहीं मान के चलता कि खासकर जेजेपी के लिए कहीं कोई चुनौती नहीं मानते हम। जी जी। निशांत सिंह जी, अभी फिलहाल बीजेपी की ओर से जो बयान आ रहा है वो कह रहे हैं ये एक आम शिष्टाचार वाली मीटिंग है, ये इसमें कुछ कयास नहीं लगाए जाने चाहिए। लेकिन आप मुझे बताएं सर, एक्सपीरियंस है आपको, इतने बड़े नेता हैं आप, ऐसे वक्त में ऐसे मौके पर दो इतनी बड़ी पार्टियों के सबसे बड़े नेता जब आपसी मुलाकात करते हैं तो क्या ये एक आम मीटिंग के तौर पर देखा जाना चाहिए या कुछ अंदरूनी प्लानिंग वाकई चल रही होगी? बिल्कुल, शिष्टाचार कहाँ से जाके आज इतना मॉर्निंग में जी, जी। एकदम ऐसी जरूरत आ पड़ी शिष्टाचार की। कोई बहुत बड़ा भाईचारा हो तो अलग बात है, रोज एक दूसरे को पानी पी के कोसने वाले लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो उसके मायने होते जी जी। हैं। चलिए, बिल्कुल निशांत सिंह जी, हमारे साथ बीजेपी से जवाहर यादव जी भी जुड़े हुए हैं। जवाहर जी, आपने निशांत जी की बात को सुना कि शिष्टाचार मीटिंग कैसे हो सकती है? कल तक जो नेता एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे वो अचानक से इस तरह मिलते हैं, जिसके कयास क्यों ना लगाए जाएं? देखिए, तो कह रहे हैं वो बिल्कुल अपने अनुभव से ठीक कह रहे हैं जी जब ये लोग सत्ता में रहे। निशांत सिंह जी, आज इनका पुराना कद है और इन्हीं लोग के प्रमुख चेहरे ये प्रदेश के रहे हैं। जी जिस विचारधारा को लेकर ये चले हैं वहां ये नहीं चलता था, वहां विपक्ष के लोगों को फर्जी केस लगाकर डाल दिया जाता था, ये सब उसका हिस्सा रहे हैं। तो इनको ये लगता है कि भाई कोई दो राजनीतिक पार्टियां जिनके आपस में मान लीजिए विचार में विरोधाभास है तो वो मिल कैसे सकते हैं। परंतु ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कहती है कि विचार और मत अलग अलग हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। चाहे वो जेजेपी हो, चाहे आईएनएलडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो राजकुमार सैनी जी की जी पार्टी हो, जी ये सब हमारे मित्र हैं और किसी से किसी भी मुकाम पर कभी भी बातचीत तो हो सकती है। अगर कोई मिलता है तो उसको शिष्टाचार भेंट करनी ही चाहिए। परंतु जेजेपी में भी आज वही सामंतवादी सोच है कि अगर मेरे किसी से विचार नहीं मिलते तो इससे बिल्कुल बात नहीं करनी, अगर कोई वो रास्ते में मिल जाए तो शिष्टाचार की नमस्ते भी नहीं करनी। विचार अपने हैं जी। मैं अपने मित्र को कहना चाहूंगा, इनके विचार उन लोगों से कैसे मिल गए जो आम आदमी पार्टी कहती है जेएनयू में जाकर भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो इन्होंने अपने लिए उन लोगों को चुना जो देश के टुकड़ा करना चाहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारी मुलाकात तो जेजेपी से भी होगी, हम उनका स्वागत करेंगे। जी 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 जी। भाई भी मुझे कहीं मिलेंगे तो पहले नमस्ते कर दूंगा, मुझे निशांत सिंह जी जी, निशांत सिंह जी, दूसरा परंतु विचारधारा को ये समझना होगा, जब मेरे भाई इनेलो में थे तब भी, आज इनेलो में है तब भी। परंतु मैं एक बात जरूर कहता हूँ, इनेलो से मेरे 50 मतभेद है, परंतु मैंने ये कभी नहीं कहा कि इनेलो राष्ट्रवादी राष्ट्र विरोध में कभी खड़ी नजर आई। मैं तो ये भी कहता हूँ, आपके चैनल पे भी मैंने कहा कि जो उस समय इंसो थी जी। इनेलो वाली जो, चलिए, बिल्कुल निशांत सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। सर, आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, लेकिन 2 सबसे ज्यादा चर्चा वाली जो सीटें हैं इस समय, हिसार और रोहतक, इन दोनों सीट पर अपने कैंडिडेट्स घोषित नहीं किए। क्या लगता है आपको, ये प्री प्लान रहा होगा? क्या ये वाकई बीजेपी ने कहीं इनेलो के लिए तो नहीं छोड़ दी? निशांत सिंह जी, पहले तो मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यादव साहब की बात मुझे सुनी नहीं, मेरे कम्युनिकेशन गैप है, जरा बताइए क्या कहा उन्होंने। सर, उन्होंने यही कहा कि ये एक शिष्टाचार वाली भेंट है, शिष्टाचार से मुलाकात है और सब हमारे मित्र हैं। जेजेपी को भी उन्होंने अपनी मित्रों की फहरिस्त में रखा। आपके लिए उन्होंने जरूर ये बात कही कि आपके विचार तो आम आदमी पार्टी से मिलते हैं, जो जेएनयू में जो नारे लगाते हैं उनका समर्थन करती है। कुछ इस तरह की बात जवाहर जी कह रहे थे, लेकिन साथ ही आपको कहा कि अगर आप उनसे मिलने की पेशकश करते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आपका भी स्वागत है बीजेपी में। देखिए, मैं बिल्कुल कम्पैक्ट और साफ सुथरी बात करना चाहता हूँ। जी, शिष्टाचार के नाते स्वागत है, वो कह रहे हैं। जी जी। और हमें मैं भी कहता हूँ कि हमारी किसी से जाति दुश्मनी नहीं है जी, और जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई मुलाकात करने की आवश्यकता शायद आज के दिन नहीं है जी। कभी पड़ेगी तो फिर मैं भाई को जरूर कन्वे करूंगा और पहले इन्हीं से मिलूंगा। और मैं ये कहूंगा कि सीटें छोड़ी जाती हैं तो उसमें कोई किसी न किसी तरह का कोई पॉलिटिकल लॉजिक है, वैसे नहीं छोड़ी गई, कोई दिक्कत नहीं थी इनके लिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। जो 2 सीटें उन्होंने छोड़ी हैं उनका अपना मन है, जिस तरीके का है, उनका क्या पॉलिसी है। हो सकता है कि इंडियन नेशनल लोकदल को ऐसी कोई जरूरत हो तो
शिष्टाचार तो ये हमारी राजनीतिक लोगों की कहने की बातें नहीं होती हैं। सर, जो आप एक्चुअली हमेशा जो कई राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि चूंकि हिसार जेजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीट इसलिए हो जाती है क्योंकि वो सीट दुष्यंत चौटाला की है, और अभय चौटाला, कयास लगाए जा रहे हैं कि अभय चौटाला शायद हो सकता है हिसार से चुनाव लड़ ले, सीधे टक्कर वो दुष्यंत चौटाला को देना चाहते हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प हो गया है और उस पर बिल्कुल इस पर राय मैं आपकी जानना चाहूंगी। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जेजेपी का जहां तक सवाल है, दुष्यंत सक्षम है, उनको लोग चाहते हैं और बेस्ट पार्लियामेंटेरियन साबित हुए हैं जी, उनको किसी तरह की सहयोग की जरूरत शायद ना हो। जी, और रही जी, बात अभय सिंह चौटाला की, वो ठीक है, वो तो बड़े उसके मायने तो साफ हैं कि जी, इतनी सुबह जो मुलाकात है वो शिष्टाचार यही है कि उनको आज कहीं ना कहीं सहारे की तलाश है जी, और जी, जेजेपी को कहीं ना कहीं उलझाने के लिए और करने के लिए जी। शिष्टाचार हो रहा है। और हमें इस बात से मैं मान के चलता हूँ, वोटर पे विश्वास है और दुष्यंत जी की छवि जी, जो जी। है उसका हमें जो ना पूरा प्राउड है कि लोग उनसे प्यार करते हैं। निशांत उनको जी, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ बने रहिए सर। आप हमारे साथ बीजेपी विधायक विमला चौधरी जी जुड़ी हैं। विमला जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आपसे जानना चाहूंगी मैम, क्या माजरा है, इस तरीके का वक्त चल रहा है और मुलाकात हुई है, किस तरीके से देखें इस मुलाकात को? ऐसा है मैडम, मैंने तो अभी, मेरे को तो पता ना, आपके ही माध्यम से मुझे पता लग रहा है। तो ये मुलाकात तो शिष्टाचार की भी हो सकती है, हैं? अब एक बात बताओ, मुलाकात में तो कोई ऐसी बात नहीं है। जी विमला जी, दरअसल माजरा कुछ ऐसा है, बात कुछ ऐसी कि 8 सीटों पर आपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, 2 सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाली सीटों पर आपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए, रोहतक और हिसार, और ऐसे में इनेलो के सबसे बड़े नेता और सीएम से मुलाकात कर रहे हैं। इसको शिष्टाचार वाली मुलाकात कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरे देश की इस समय नजर है कि हरियाणा की राजनीति में ये हो क्या रहा है, क्या गठबंधन की संभावना है या बिल्कुल सिरे से नकारते हैं आप इसे? ऐसा है मैडम, गठबंधन की तो कोई बात ही नहीं है। जब हमारी 10 का 10 लोकसभा में आ रही, पहले तो हमें सबसे पहले तो लोकसभा का चुनाव लड़ना है ना। जी, जी। फिर अपना हरियाणा भी जीत रहे हैं हम तो। मैडम, ये 2 बड़े नेता मिलते हैं, मैं आपको जानकारी के लिए बताती हूँ, चूंकि आप कह रहे हैं कि हमारे थ्रू ही आपको पता चला है। 40 मिनट ये मीटिंग चली है, 40 मिनट तक हरियाणा भवन में दिल्ली में सीएम और अभय चौटाला के बीच ये मीटिंग चली है। इसे मात्र शिष्टाचार के रूप में देखें 40 मिनट की इस मीटिंग को। ऐसा है मैडम, हमारे लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री जी, और 10 का 10 सीटों पे हमें अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जीतेंगे, 10 का 10 को जीतेंगे भी। यार, 2 उनकी सीटन की वो है, 8 तो कर ही दी, 2 सीटन की बात है, 2 सीट भी जल्दी से जल्दी हो जाएंगी घोषणा। ऐसी बात नहीं है, हमारे पे कैंडिडेट है, हमारे पे ऐसी बात नहीं है जी, जी, कि भाई जो हम मुलाकात तय को यही बात सुननी होती है कि भाई हम लोकसभा के चुनाव के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जी, कि मुलाकात कर रहे हैं। चलिए, कोई भी जी, बातें हो सकती हैं, ये तो चलिए मान लेते हैं। बिल्कुल, आप कम से कम लोकसभा में तो बीजेपी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये बात आप कह रही हैं। हो सकता है विधानसभा के लिए कुछ बातचीत हो रही हो। हमारे साथ जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार बने हुए हैं, निशांत सिंह जी, आप क्या कहेंगे विमला जी की बात को? आपने सुना कि 10 की 10 सीटों पर बीजेपी ही लड़ेगी लोकसभा में। निशांत सिंह जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। लगातार बने हुए थे विमला जी निशांत सिंह जेजेपी से, और उन्होंने यही बात कही कि इनेलो इस समय सहारा तलाश रही है। जेजेपी को किसी तरह के सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन इनेलो जो है वो सहारा तलाश रही है और बीजेपी का हाथ वो दिल से थामना चाहती है। तो क्या आप उनका स्वागत करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और नहीं, हमारे ऐसा है कि मैंने अभी बताया था जी, कि सबसे पहले यही बात बता रही हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत लोकप्रिय जी। हैं और हम 10 का 10 सीट जीत रहे हैं, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। जी, जी। विमला चौधरी जी, कांग्रेस के भी नेता हमारे साथ जुड़े थे और वो तो साफ कहकर गए हैं कि इनेलो तो शुरू से ही बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी अगर ए है तो इनेलो बी है, इनके बीच में कोई सामंजस्य बनता भी है। इनफैक्ट वो तो कह गए कि बीजेपी ने तो जो 2 महत्वपूर्ण सीटें छोड़ी हैं, उनके पास कैंडिडेट नहीं है, इसीलिए वो तो इनेलो के लिए ही उन्होंने छोड़ी हैं। ऐसा है
कि ये कोई वो नहीं है जो वो कह रहे हैं। अब ये हमारी अब ये सरकार चल रही है क्या हमारी गठबंधन की चल रही है? आप बताओ। बिल्कुल नहीं है? जी हाँ नहीं। हमारी गठबंधन की तो नहीं चल रही ना सरकार। कांग्रेस वाले तो कुछ भी कहेंगे। बिल्कुल जी। 5 साल में हमने इतने काम किए और जनता को हमारे पे भरोसा है और प्रधानमंत्री जी को भी पूरा वो है हमारे पे। जी जी हैं, प्रधानमंत्री जी ने इतने काम किए हैं, हरियाणा में इतने काम हुए हैं, देश का मान बढ़ाया है जी जी और पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। जी तो बिल्कुल तो मैम मतलब आप सिरे से खारिज करिए कि गठबंधन की कोई संभावना नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल मीटिंग है, गठबंधन हो ही नहीं सकता इनेलो और बीजेपी के बीच में। नहीं जी नहीं हो सकता। विधानसभा चुनाव के लिए भी कोई संभावना नहीं? नहीं जी कोई संभावना नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विमला चौधरी जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थी बीजेपी की विधायक जिन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी के तमाम नेता हमारे साथ जुड़े हैं और वो इसे एक शिष्टाचार वाली मीटिंग ही बता रहे हैं, लेकिन ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि ऐसे वक्त पर जब चुनाव की तारीख सिर पर है, बीजेपी ने 2 बड़ी सीटों पर अभी कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं किए हैं और हमारे साथ दिग्विजय सिंह चौटाला जुड़ गए, जेजेपी नेता। बहुत बहुत स्वागत है दिग्विजय सिंह जी आपका। क्या राय आपकी, क्या बोलेंगे? बीजेपी कह रही है शिष्टाचार वाली मीटिंग है, लेकिन इस मीटिंग को आप कैसे देखते हैं? नहीं ये तो तय ही है, जीवन से हम कह रहे हैं कि ये तो सब लोग मिले हुए हैं, ये हमें बी टीम बताया करते थे जी जी। और आप देख लीजिए आप, ये तो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं और दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता से डरकर जो है ना बौखलाकर अब ये सांठ-गांठ करने में लगे हैं। मगर इनको एक सबक तो मिल ही गया जीत इलेक्शन में जी। लेकिन दिग्विजय जी लेकिन 8 सीटों पर बीजेपी ऑलरेडी कैंडिडेट घोषित कर चुकी है, मात्र 2 सीटें इन्होंने छोड़ी हैं, तो इनेलो मतलब 2 सीटों पर भी मान जाएगी? ये हालात बन चुके हैं इनेलो के अंदर। इनेलो तो बिना एक के भी मान जाएगी। इनेलो तो अपना कैंडिडेट जो है ना वो तो अपना एक कोई कैंडिडेट लड़ाना चाहती है और वो बीजेपी के सिंबल पे भी मान जाएगी और आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इनेलो का तो बीजेपी में विलय भी हो जाएगा। मैं कोई ज्योतिष पंडित तो नहीं हूँ, मगर इतनी राजनीतिक सूझबूझ थोड़ी बहुत जो है ना इतने समय में हमें भी है और उन हालातों में इनका कोई आधार तो बचा ही नहीं। ये तो हाथ पांव मार रहे हैं कि किस तरह से दुष्यंत को रोका जाए और दुष्यंत को रोकने के लिए हर संभव प्रयास इनका फेल भी हो रहा है। जी दिग्विजय जी, बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि इनेलो के नेता भले ही हमारे साथ आना चाहते हो, लेकिन हमें किसी के साथ गठबंधन की जरूरत नहीं है, और आज सीएम की मुलाकात हो जाती है अभय चौटाला से, तो ये जो डबल फेस चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है और पूरे देश की नजर इस समय बनी हुई है कि आखिर हरियाणा की राजनीति में ये हो क्या रहा है। विचित्र है कि जैसे सुभाष बराला ने कहा कि मैंने तो चौटाला साहब की चिट्ठी को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया और चौटाला साहब के सो कॉल्ड ध्वजवाहक जो है जो पहले नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, कह रहा वो पद भी उनके पास नहीं रहा, वो आज जो चिट्ठी फाड़ने वाले हैं उनके साथ आंख बिचौली खेल रहे हैं। जी बिल्कुल। उनके साथ जो है ना अफेयर चलाना चाहते हैं, पॉलिटिकल अफेयर करना चाहते हैं। जी। तो ये दिखाता है कि इनके लिए एथिकल वैल्यूज और मोरल वैल्यूज का कोई आधार नहीं है। ये अपने बड़ों की चिट्ठी को जिनको जो फाड़ने की बात करते हैं, अपमानित करते हैं, जो उन्हें नीचा दिखाते हैं, उनके साथ भी किसी स्तर तक दुष्यंत को रोकने के लिए गले मिल सकते हैं। इसका तो आधार एक ही रहेगा कि दुष्यंत को रोकना। इनफैक्ट दिग्विजय जी, जो राजनीतिक पंडित, कई राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े, वो तो साफ ये कह रहे हैं कि हो सकता है अभय चौटाला हिसार से दुष्यंत चौटाला के खिलाफ सीधी लड़ाई, सीधा हल्ला बोल दें। बिल्कुल ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभय सिंह चौटाला जी को भी पता चल जाएगा कि उनकी राजनीतिक क्या हैसियत है। जी, तो एक बड़ी लड़ाई होगी, मतलब ये एक मैं कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में सबको हर जगह से चुनाव लड़ने का अधिकार है। कोई कहीं से चुनाव लड़े, उसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता, बाधित नहीं कर सकता। और अगर ये हो जाए, इससे तो अच्छी बात ही नहीं, वो चुनाव लड़े, मोस्ट वेलकम। पता ही चल जाएगा जो ये बड़ी बड़ी बातें करते थे और जो अपने आप को जनप्रिय लोकप्रिय नेता कहते थे, वो एहसास हो जाएगा, आभास हो जाएगा कि दूध कि कौन कितना पानी में। जी
दिग्विजय जी, हर पार्टी के लिए इस समय फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत के लानी है, लेकिन ऐसा लगता है इनेलो को देखकर कि इस समय फोकस पर सिर्फ जेजेपी है कि कैसे भी करके जेजेपी के खिलाफ होना है। जेजेपी क्योंकि 2 सीटों पर भी अगर ये कॉम्प्रोमाइज करके लड़ते हैं बीजेपी के साथ, तो इतनी बड़ी पार्टी के लिए सिर्फ 2 सीटों पर लड़ना, इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज, ये जेजेपी को हराने के लिए ही होगा सर? नेगेटिव पॉलिटिक्स का कोई लंबा वजूद और वर्चस्व राजनीति में नहीं होता। सकारात्मक राजनीति को लोग पसंद करते हैं। दूसरे को रोकने वाला और दूसरे की लकीर को काटने वाला कभी कामयाब हुआ ही नहीं आज तक इतिहास में जी। और खुद की लकीर को लंबा करने वाला सदैव कामयाब होता है। लोगों की भावना को लेकर के चलने वाला कामयाब होता है जी। मैं जो है ना ये उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो चुनाव होगा उसमें, क्योंकि प्रजातांत्रिक प्रणाली में तो परमात्मा की आवाज जनता है, जी। जनता ये तय कर देगी कि आने वाला जो समय है वो जननायक जनता पार्टी का है। दुष्यंत चौटाला जो एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स और प्रो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स जो लेकर के चले हैं, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स लेकर के चले हैं, लोगों के काम की बात कर रहे हैं, जो है ना दूसरे को हराने की, दूसरे को जेल भेजने की या इस तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, बल्कि सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। लोग उनका समर्थन करेंगे, उनको जो है ना उनका साथ देंगे। दिग्विजय जी हमारे साथ बने रहिए। हरियाणा न्यूज की एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रतिमा जी, दिग्विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस मीटिंग को लेकर आप क्या कहेंगी? कुछ आप सवाल करना चाहेंगी दिग्विजय सिंह चौटाला से? आज मैं इस वक्त फोन पे सुन रही थी और दिग्विजय जिस तरीके से इस नकारात्मक राजनीति की बात कर रहे थे और इशारों में दिग्विजय क्या INLD पर भी आप ये सवाल उठा रहे थे? क्योंकि हर बार आप उन्हीं की नकारात्मक राजनीति की बात करते हैं, अपनी पॉजिटिविटी की बात करते हैं, तो अभी भी क्या इशारा INLD पर ही था? नहीं, INLD से तो देखो, हमारी भी राजनीति का जन्म INLD से हुआ और INLD का पौधा तो चौधरी देवीलाल जी ने लगाया था और उनके हाथ से लगा जो पौधा है वो सदैव हमारे लिए सम्माननीय है। मगर ये जो कुछ लोग हैं जो गिने चुने जिनका आप नाम ले रहे हैं अभी टेलीविजन पर, ये तो सदैव से ही नकारात्मक राजनीति के जनक रहे हरियाणा में और बंदूक और गोली की बात करने वाले लोग रहे। तो कहीं ना कहीं फिर इनके साथ चलना हमारे लिए मुश्किल था और वही जो घटनाक्रम INLD में घटे उसके कारण ही जेजेपी का जन्म हुआ और जननायक जनता पार्टी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के अधूरे सपनों को पूरा करेगी, ये हमने संकल्प लिया है। आज पार्टी कितनी हो गई INLD की? सिर्फ अभय चौटाला, अशोक करोड़ा और इन चुनिंदा लोगों की वजह से ये है? मैडम, आपको मैंने जींद में जब आप से मेरा जो है ना इंटरव्यू हुआ था तब भी मैंने कहा था कि जींद का जो बाई इलेक्शन है वो डिसाइसिव इलेक्शन होगा, कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जो विरासत है राजनीतिक, जिसकी मलकियत लोगों के हाथ में है, वो मालिक ही तय कर देंगे कि उनकी सोच का ध्वजवाहक कौन होगा। और वो लोगों ने तय कर दिया वहां पर। चौधरी देवीलाल जी का जो कोर वोटर था, उनकी सोच का जो अनुयायी था, उसने तय कर दिया कि वो दुष्यंत चौटाला होगा जेजेपी पार्टी। हालांकि हमने भी अपने सर्वे में जब सर्वे चलाया था तो इंटरनेशनल लोकदल को हमने 7,000 के आसपास वोटिंग की थी और जब नतीजे आए तब भी बिल्कुल वैसे ही नतीजे थे। अपने चौटाला उस वक्त भी काफी गुस्सा हो गए थे हमारे चैनल से और हम पे सवाल उठा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और कह रही है, आप जानबूझकर ये तमाम चीजें कर रहे हो। तो INLD को क्या ही सहारा बचा है क्या? देखिए, क्या सिर्फ गठबंधन की INLD के पास सहारा बचा है या बीजेपी से बार बार ये मीटिंग्स का जो दौर चल रहा है? अभय चौटाला भले ही इसको ये है कि व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी मीटिंग काम से आया था, तो क्या माना जाए INLD के पास अब कोई चारा नहीं है? इसके बार बार के मीटिंग्स का दौर और कहीं ना कहीं बात बनाने की कुछ कोशिश की जा रही है? नहीं, वहां पे INLD को मैं मानता हूँ 3,000 से तो कुछ ज्यादा वोट मिल जाता, 5-7 हजार वोट मिल जाता। मगर इनकी भिवानी में चीफ मिनिस्टर साहब के साथ एक मुलाकात हुई थी विनोद गांव के अंदर। ये सेटलमेंट कर करके आए थे दोनों के दोनों लोग जो आज चीफ मिनिस्टर से दोबारा मिले। यही दोनों लोग जाकर के जो भी इनके पल्ले 2-4 हजार वोट थे वहां भी ये जाकर के सेटलमेंट कर करके आए थे और अपने वर्कर्स को डायरेक्ट गाइड किया था कि कमल के निशान पर वोट डलवाओ दिग्विजय को हराने के लिए और दुष्यंत की लोकप्रियता को कम करने के लिए। मगर वो शायद हार के भी हम जीत गए तो इससे इनको और ज्यादा पीड़ा हुई। मैं ये फिर से कहता हूँ, दोहराता हूँ, हम INLD का नाम लेना छोड़ चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष जो हुआ करते थे उनका नाम लेना छोड़ चुके हैं, मगर इनको सिर्फ और सिर्फ आज भी जो इनको चिंता है और इनकी पेट का दर्द है वो दुष्यंत बने हुए हैं। ये दिखाता है कि INLD का कोई खास वजूद बचा नहीं।
दुष्यंत आगे नहीं निकल पा रहे, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, तो क्या आप ये मान लें कि आईएनएलडी के पास और कोई चारा ही नहीं, कभी दुष्यंत की बातें करते हैं तो कभी बार बार बीजेपी वालों से मीटिंग करते हैं कि कुछ तो कहीं तो सेटिंग हो जाए। पॉलिटिकल पार्टीज को वर्कर खड़ा करते हैं और वर्कर ही पार्टीज की बुनियाद होते हैं। लहर में तो कोई एक आधी बार जीत जाता है, मगर लॉन्ग टर्म में आपका जो काडर है वही आपकी राजनीति का आधार होता है। और दुष्यंत जी के पीछे वो आज काडर जो है यूं का यूं शिफ्ट हो चुका है। वही काडर था जो लाखों के जो है ना संख्या में गोहाना की रैली में दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। जिंदाबाद के नारे तो जिंदा लोगों के लगते हैं, मुर्दा लोगों के तो नहीं लगते। तो जिंदाबाद के नारे भी इनको हजम नहीं हुए और इनको ये लगा कि कहीं इससे तुम्हारा भविष्य असुरक्षित है तो इससे दुष्यंत को बाहर निकाल दिया जाए। ऐसा इनने किया, उसका नुकसान इनको खामियाजा भुगतना पड़ा। इनको भुगतना पड़ा। अब लग रहा है क्या कोई सीख लेंगे, या आप किस तरीके से फ्यूचर देख रहे हैं इंडियन नेशनल लोक दल का, अभय सिंह चौटाला का, अशोक अरोड़ा का? आपको क्या नजर आ रहा है इनका राजनीति में? नरम दल की राजनीति बची है इस देश में, गरम दल की राजनीति नहीं बची। गरम दल जो है ना ये क्रांतियों में होता है, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन में गरम दल का कोई रोल नहीं होता। गरम दल ये तो आज बात ही दूसरी तरह की करते हैं, विधानसभा में जाते हैं तब भी बंदूक की और गोली की बात करते हैं। तो फिर इससे कैसे भविष्य बचेगा, कौन इनके साथ खड़ा होगा, मैं ये समझने में असमर्थ हूँ। तो मतलब खत्म है आईएनएलडी? मैं ये नहीं कहूंगा, राजनीति में कोई खत्म और जो है ना कोई बड़ा नहीं होता, लोग तय करते हैं भविष्य। लोगों की राजनीति बचनी सिर्फ नरम दल की। मैंने ये कहा है कि विनम्र लोगों को राजनीति में पसंद किया जाता है। मैं किसी के बारे में ये नहीं कह सकता कोई खत्म है या कोई बड़ा हो गया, ये लोगों ने तय करना है, भविष्य लोग तय करते हैं और लोग मालिक हैं। अभय चौटाला थोड़े विनम्र हो जाए, थोड़ी विनम्रता सीख लें और वर्कर्स को उतनी ही विनम्रता से मिलें और उतना प्यार उनका वो अपने पास ले पाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा मिल पाएगा। तो सभी को होना चाहिए मैडम, विनम्र तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए, सभी को होना चाहिए, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। चलिए बहुत शुक्रिया दिग्विजय, हमसे बात करने के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय चौटाला हमारे साथ जुड़े। प्रतिमा जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी प्रतिमा जी, ये बीजेपी की ओर से जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है कि शिष्टाचार वाली मीटिंग है, आम मीटिंग है, जिस तरीके का वक्त चल रहा है और ऐसे में अभय चौटाला और सीएम की मीटिंग होना, इसको सिर्फ आम नजरों से कैसे देखें? हजम नहीं हो रही है ये बात। बिल्कुल नजरी बार बार ये मीटिंग्स करते हैं, बार बार इनकी मुलाकातें होती हैं, फिर कह देते हैं शिष्टाचार मुलाकात है। जी जी। हर बार तो पानी पी पी कर ये सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी को, आईएनएलडी के जी लिए जी। और बार बार ये मुलाकात करते हैं, गठबंधन की चर्चाओं को खुद ही जोड़ देते हैं और उसके बाद ये कहना है कि मुलाकात तो व्यक्तिगत तौर पर थी, व्यक्तिगत कोई काम था वो हम सीएम साहब से करवाने के लिए आए थे और उसी की बातचीत के लिए पहुंचे थे। गठबंधन का हालांकि कोई जिक्र नहीं है, कोई ऐसी बातचीत नहीं है। 8 सीटों पर, 8 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट पहले ही उतार दिए हैं, 2 सीटों पर कैंडिडेट्स रह गए और ये मुलाकात इसलिए भी दिलचस्प लग रही थी लोगों को, इसलिए भी लग रहा था कि वाकई इस मुलाकात में कुछ हो सकता है, क्योंकि आप देखिए और पहले जिस तरीके से गठबंधन की बातचीत चल रही थी यही कहा जा रहा था कि 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की होंगी, तो 2 सीटें अगर इन दोनों का गठबंधन होता है तो आईएनएलडी को दी जाएंगी और उसमें ही इन दोनों का गठबंधन 1+2 की गठबंधन बात हो रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुंह से मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरह का गठबंधन करने के लिए आईएनएलडी से तैयार होंगे। हालांकि अगर बाहर खाने सपोर्ट की बातचीत होगी तो शायद वहां पर बात बन सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस पोजीशन में अभी है मुझे नहीं लगता है वो गठबंधन के लिए जाने वाले हैं। चाहे वो रोहतक के लिए अब उनको वाकई कोई बड़ा कैंडिडेट चाहिए जो वाकई में वहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा को टक्कर दे सके। और अगर बात सरकार की करें तो दुष्यंत चौटाला एमपी हैं, तो वहाँ पर भी दोनों जगह पर जो 2 युवा एमपी हैं, युवा सांसद हैं, उनको कौन टक्कर दे पाएगा, उनको कौन हरा पाएगा, और उसके लिए मंथन ज्यादा बीजेपी को करने की जरूरत है। और शायद इसी वजह से ये दोनों की दोनों सीटें अब तक रोकी हुई थी। इन दोनों का डिक्लेयर अभी तक नहीं किया कि कैंडिडेट यहाँ से कौन होगा। युवा सांसदों में फैन फॉलोइंग दुष्यंत की कहीं ज्यादा है और रोहतक में बात कर ले तो हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, वहाँ से दीपेंद्र हुड्डा को कैसे हराना है, सिर्फ बड़ी राजनीतिक नीतियां अपनाने की जरूरत है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी अभी गठबंधन के लिए जाने के लिए तैयार है आईएनएलडी के साथ। अंदर खाने क्या बातचीत हुई है, बाहरी सपोर्ट किस तरीके से बीजेपी ने मांगा होगा या आईएनएलडी किस तरीके से बाहर से सपोर्ट करेगी बीजेपी को, ये बाद में मालूम होगा। लेकिन फिलहाल गठबंधन
मुझे नहीं लगता है। जी जी, लेकिन प्रतिमा जी ऐसा नहीं लगता कि इस समय इनेलो को ऐसा लगता है इनेलो को देखकर कि कितनी दरकार में है इनेलो पार्टी। 8 कैंडिडेट्स बीजेपी ऑलरेडी घोषित कर चुकी है। बीजेपी के नेता लगातार बयान करते हैं कि हमें इनेलो के साथ गठबंधन नहीं करना। लगातार रेड सिग्नल सुभाष बराला भी दे चुके हैं, अशोक तंवर भी दे चुके हैं। उसके बावजूद भी इनेलो की तरफ से लगातार इस तरह के प्रयास होना कितनी दरकार में इस समय, क्यों? चूंकि बीजेपी की पोजीशन की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं इनेलो की पोजीशन के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं, आप देखिए आईएनएलडी की हालत इस वक्त ऐसी है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो चाहे तो चाहे, कहाँ करें तो करें क्या, उत्तर उनके पास बचा नहीं है। जो थे वो दुष्यंत चौटाला ले गए, जो रह रहे हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और आईएनएलडी में इतनी खस्ता हालात कैसे नहीं हुए। आप देखिए बार बार ये लोग कह रहे हैं, यहाँ तक कि उनको चौटाला तक ने कह दिया कि गठबंधन को लेकर मेरी बातचीत हुई। जी मैंने भी ओम प्रकाश चौटाला से जी प्रतिमा जी आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ हमारे पास अभय चौटाला का रिएक्शन आ गया है। उन्होंने इस मीटिंग पर क्या कुछ कहा, एक बार दर्शकों को सुनवाते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। कोई राजनीतिक नहीं, मेरा अपना पर्सनल काम था जी सर, मैं उसके लिए इनसे मिलने आया था। जी थैंक यू सर। गठबंधन को सर 2 सीटें बची हुई है बीजेपी की, वो अपनी तय करे, हम अपनी 10 तय करेंगे। गठबंधन का तो लगता है अभय चौटाला और सीएम के बीच में कुछ बात बनी नहीं है। ये मीटिंग 40 मिनट चली है। 40 मिनट की सीएम के साथ इस मीटिंग के बाद एक बार फिर से आप सुनिए अभय चौटाला ने क्या कहा है। कोई राजनीतिक नहीं, मेरा अपना पर्सनल काम था जी सर, मैं उसके लिए इनसे मिलने आया था। जी थैंक यू सर। गठबंधन को सर 2 सीटें बची हुई है बीजेपी की, वो अपनी तय करे, हम अपनी 10 तय करेंगे। गठबंधन का अपने और बिल्कुल मैंने पहले भी कहा था ये बातचीत जो अभय चौटाला से सीएम के साथ मीटिंग के बाद हुई, वो मेरे पास भी आई थी, मैंने सुनी थी, और अभय चौटाला उसमें साफ साफ कहते हुए नजर आए सभी व्यक्तिगत काम पे आया था। 2 सीटें बची हुई स्थिति थी, वो ऐलान कर दें हम भी बहुत जल्दी अपने 10 के 10 उम्मीदवार लोकसभा के लिए उतार देंगे। लेकिन बीजेपी से जिस तरीके से ये मीटिंग बार बार हो रही है, मैं जिक्र ओम प्रकाश चौटाला से अपने इंटरव्यू भी कर रही थी, जब मैंने ओम प्रकाश चौटाला से बात की तो उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर हमारी बात बहुत ऊपर लेवल तक हो रही है, फुल पॉइंट हो जाएगा, नीचे वालों को क्या मालूम है। बार बार आईएनएलडी के तमाम नेता ऐसा लग रहा है जैसे गठबंधन के लिए इतने एक्साइटेड है कि बीजेपी के गठबंधन के लिए कुछ भी गुजरने को तैयार है, लेकिन बीजेपी वाले बार बार इनको पुकार रहे हैं कि नहीं हमें गठबंधन नहीं करना है। बात चाहे अनिल जैन की हो, बात चाहे सुभाष बराला की हो, बात सीएम खट्टर की हो, बार बार ये इनको हटा रहे हैं, इनको पुकार रहे हैं कि नहीं हम आईएनएलडी में गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आईएनएलडी के तमाम लोग इस आस में, इस उम्मीद में कि कुछ गठबंधन हो जाए, शायद इनकी राजनीति बच जाए और ये जो इनकी पार्टी की खस्ता हालत हो चुकी है, पार्टी वाकई में बूथ स्तर पर इतनी कमजोर हो गई है, उस पार्टी को थोड़ी सी ताकत बीजेपी के साथ मिल जाए। लेकिन बीजेपी आप देखिए जी प्रतिमा जी आप बने रहिए हमारे साथ। राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर जी जुड़ गए हैं। मनीष जी स्वागत है आपका। एक मीटिंग हुई आईएनएलडी के नेता अभय चौटाला और सीएम के बीच में, शिष्टाचार वाली मीटिंग कहा जा रहा है सर। 40 मिनट की मीटिंग और कुछ आउटपुट नहीं निकला। अब ये तो मैं मौके पे नहीं हूँ, आपके बात से आपके द्वारा पता लग रहा है। अब या तो इसके मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी बताए, उनके साथ मीटिंग हुई या जो मीटिंग में गए इंडियन नेशनल लोग वो बता सकते हैं, इसकी मेरी बहुत जानकारी नहीं। जी मनीष ग्रोवर जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हरियाणा न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता भी बनी हुई है। मैम कुछ सवाल। जी मनीष जी बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि आईएनएलडी वाले तो गठबंधन के लिए बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, बार बार ये भी कह रहे थे कि नहीं हमारी बीजेपी से ऊपर लेवल से बातचीत हो रही है, गठबंधन ऑलमोस्ट तय है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश के नेताओं की बात कर लें तो उनको बार बार रुस्कार देते हैं, कहते हैं कोई गठबंधन नहीं कर पा रहे हम। मैडम मैंने कहा कि ये तो विषय माननीय मुख्यमंत्री बताया जिनके साथ मीटिंग हुई है या जो मिलने गए वो बता सकते हैं, मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं। नहीं इस बारे में आपको जानकारी नहीं है, लेकिन प्रदेश में तो ये राजनीतिक चर्चाएं एक लंबे अरसे से गर्म है, बार बार इसको लेकर चर्चाएं हो रही है। आईएनएलडी कहती है कि हमारा गठबंधन तय हो गया है, बीजेपी नेता कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मनीष जी सुन रहे हैं आप? प्रतिमा जी मनीष ग्रोवर जी ने फोन काट दिया है, शायद उनके पास सवालों का जवाब नहीं था, कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। बिल्कुल लगता है मीटिंग कुछ सफल नहीं रही और इसी का शायद गुस्सा नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? इसको
देखिए बार बार मीटिंग हुई है पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं के साथ, लेकिन उसके बावजूद गठबंधन का कोई भी प्लान भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। जी भी बोलने से अभी थोड़ा सा कर रहे थे कि नहीं मैं क्या बोल दूं और मीटिंग में क्या हुआ हो, उनको हालांकि मीटिंग के बारे में कोई जानकारी ज्यादा नहीं थी जैसा कि उन्होंने बताया, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसा नहीं कहना चाहते थे जो कि नहीं हुआ हो या फिर जो कि दोनों के जो रिश्ते हैं उनको किसी न किसी तरीके से खराब करे। क्योंकि अब देखिए जिस तरीके से अभी हमारी दिग्विजय से भी बात हुई, दिग्विजय ने भी कहा कि अनंत खान जीन बाय इलेक्शन में भी इन्होंने बीजेपी को मतलब उसकी स्थिति इन्होंने इतनी खराब इसलिए करवा ली ताकि जितनी भी वोट थी इनकी 2003 इन्होंने कोशिश की कि वो भी बीजेपी को मिल जाए, वो भी इनको नहीं मिले तो बीजेपी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे और दुष्यंत को हराएं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो सकता है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है क्योंकि राजनीति है, राजनीति के अनेक रंग हैं और राजनीति में आप देखिए कुछ भी संभव है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और उसका नाम राजनीति है। आप क्या करते हैं ये लोग लोकसभा चुनावों में, क्या होता है, क्या पीछे से सपोर्ट होती है, गठबंधन तो फिलहाल मुझे होता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कैसे आईएनएलडी बीजेपी को सपोर्ट करती है या क्या, और वो वाकई में देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। जी प्रतिमा जी, आमतौर पर पार्टीज का फोकस होता है कि कितनी ज्यादा सीट हम जीत कर जाएं लोकसभा, लेकिन इन दिनों तो बस ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे आईएनएलडी का प्राइम फोकस पर जेजेपी हो, बस दुष्यंत चौटाला हो। देखिए उनकी वो मजबूरी भी है क्योंकि आईएनएलडी से जिस तरीके से दुष्यंत को बाहर निकाला गया और ये कहा गया दुष्यंत ने पार्टी में अनुशासनहीनता की, दुष्यंत ने पार्टी में रहकर पार्टी के साथ गद्दारी की, दुष्यंत पे देशद्रोह तक का इल्जाम लगा दिया गया। तो दुष्यंत को एक विलन बना दिया गया था। अभी हम देख रहे हैं बार बार जैसे तमाम युवा दुष्यंत के साथ काफी हैं और जिस पोलाइटनेस की बात कर रहे थे दिग्विजय, वो वाकई में आज नेताओं में बेहद जरूरत है उस पोलाइटनेस की। आप देखिए, अब कोई भी ह्यूमन टेंडेंसी है ये नंदिनी, अगर कोई भी आपसे प्यार से बात करेगा तो आपको अच्छा लगेगा, आप उस शख्स से बात करना चाहेंगे, चाहे वो आपकी पार्टी के सुप्रीमो हो, चाहे वो आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो आपकी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हो। अब हालांकि रहे नहीं है, लेकिन अगर आप शीर्ष नेतृत्व बैठे हुए लोग अगर आप अपने पार्टी के वर्कर्स से बात नहीं करेंगे, उनको समय नहीं देंगे, उनको पुकारेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? वो वाकई अंदर से कहीं ना कहीं टूटेंगे, बिखरेंगे और उनको तकलीफ होगी कि हमारे साथ, हम इस पार्टी के साथ इतने दिल जान से लगे हुए हैं, हमने इस पार्टी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पार्टी में हमारी कोई अहमियत नहीं है। तो इसलिए ये चीज बेहद जरूरी हो जाती है कि अपने पार्टी के वर्कर्स को आपको किस तरीके से अपने साथ रखना है, बांध के रखना है, टूटने नहीं देना, बिखरने नहीं देना। आईएनएलडी परिवार जब इंडियन नेशनल लोकदल जब पूरा टूट गया, चौटाला परिवार पूरा बिखर गया, उसके बाद सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो अभय चौटाला को ही हुआ है और अभय चौटाला उस नुकसान की भरपाई अब कैसे कर पाएंगे इसमें बेहद लगे हुए हैं। हर बार कोशिशें हो रही हैं लेकिन वो कोशिशें विफल नजर आ रही हैं। हालांकि हरियाणा की बात कर ले तो हर पार्टी गठबंधन के लिए आत्मनिर्भर की बार हम कांग्रेस की बात कर लें, आम आदमी पार्टी की बात कर लें, कभी उनके गठबंधन की चर्चाएं चल जाती है, बीजेपी कांग्रेस के गठबंधन की बातें चल जाती हैं, एलएसपी बीएसपी का गठबंधन तो पहले ही है। तो बहुत से राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़े देखेंगे हम चुनावों में। और अभी तो देखिए आप बीजेपी ने अपने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट तो सार्वजनिक कर दी है, बता दिया है कौन कौन से उम्मीदवार है। एलएसपी की भी कुछ कैंडिडेट्स अनाउंस हो चुके हैं, बाकी पार्टीज में भी कैंडिडेट्स अनाउंस करने हैं, कौन कैंडिडेट होता है, किसका किससे गठबंधन होता है। सभी अभी इस तिकड़ी में लगे हुए हैं कि कम से कम कुछ ना कुछ गठबंधन को लेके हम बातचीत कर लें, कुछ हो जाए और बीजेपी को हराए। बिल्कुल प्रतिमा जी, हालांकि अभय चौटाला ने बयान दे दिया है, बीजेपी की तरफ से भी लगातार बयान आ रहे हैं कि गठबंधन नहीं होगा, लेकिन प्रतिमा जी आपका रुख करेंगे, हमारे साथ विधायक प्रेमलता जुड़ गई हैं। प्रेमलता जी स्वागत है, किस तरीके से देखती हैं आप इसे, अभय चौटाला और सीएम के बीच में जो ये मीटिंग हुई है? देखिए पहली बात तो ये कि बीजेपी अपने आप में बहुत सक्षम पार्टी है, हमारे को किसी से कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चौटाला जी खुद स्वयं चल के आए हैं तो उनकी बात सुनी होगी मुख्यमंत्री ने जी, यानी उसके बाद उसका रिएक्शन जो आप जानना चाह रहे हैं वो तो ये है कि वो जून की मुलाकात हुई है उसका ब्यौरा तो हमारे को नहीं है ना कि किस हिसाब से बात हुई है, सीटों के ऊपर बात हुई है या आगे विधानसभा इलेक्शनों के लिए कोई चर्चा है, ये तो कोई क्लियर नहीं है ना अभी तक तो जी। यानी बिल्कुल इनेलो जरूर बीजेपी के साथ कुछ संभावनाएं तलाश रहा है, लेकिन आपकी तरफ से लगता है उनको कुछ सकारात्मक मिल नहीं पा रहा है। हमारे साथ प्रतिमा दत्ता एडिटर इन चीफ हरियाणा न्यूज की बनी हुई है। प्रतिमा जी कोई सवाल?
प्रेमलता जी से। प्रेमलता जी, बार बार INLD इस तरीके से मुलाकात कर रही है आप लोगों से, तो क्या गठबंधन आप लोग करना ही नहीं चाहते? क्या कोई चांस ही नहीं है कि गठबंधन हो INLD बीजेपी के बीच? नहीं, मैंने पहले ही बताया ना कि बीजेपी ने चुनाव अब की बार भी इंडिपेंडेंट लड़ा था और पिछली बार भी लड़ा था, और अभी भी हमारे को जहाँ तक उम्मीद है, हमने 800 अनाउंस कर ही दिए। 2 सीट तो रहती हैं जो जाट बेल्ट की सीट है, रोहतक और हिसार, उसमें हम एक नॉन जाट को खड़ा करेंगे, एक जाट को खड़ा करेंगे। अब ये तो हाईकमान को फैसला करना है कि वो फैसला क्या करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि मुलाकात की कोई ज्यादा सीरियस मायने होंगे। प्रेमलता जी, बार बार अशोक अरोड़ा, अभय चौटाला बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए क्यों पहुंच रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, अब अंदर उनकी मुलाकात क्या हुई है वो तो जब तक कोई साक्ष्य ना हो या जब तक कोई सामने बैठ के उनकी बात को ना सुने, अब यूं मनगढ़ंत बात करने का कोई फायदा नहीं ना। नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन बार बार आप देखिए INLD के तो तमाम नेता, ओम प्रकाश चौटाला से लेकर अभय चौटाला, अशोक अरोड़ा के बोलते रहे कि हमारी गठबंधन को लेकर बातचीत हो गई है, बहुत जल्दी सब कुछ हो जाएगा। हम तो पार्टी के तीसरे शीर्ष नेतृत्व से, केंद्रीय नेतृत्व से बात कर रहे हैं और हमारा गठबंधन लगभग तय है। लेकिन उसके बाद भी अगर मुंह की खानी पड़ी, कोई गठबंधन नहीं हुआ, तो इसकी कोई ना कोई वजह तो हो। आप एक चीज देखिए, कल हवा बहुत गर्म थी कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो रहा है, लेकिन आज बिल्कुल उस बात को बिल्कुल खत्म कर दिया कि कोई ऐसी बात नहीं हुई और ना हमारे को समझौते वाली बात है। तो ये बातें चलती रहती हैं। अब क्योंकि INLD अपने आप को कमजोर पार्टी समझने लग गई है, जो किसी समय में बहुत ताकतवर पार्टी होती थी, अब उनको कहीं ना कहीं कमजोरी नजर आ रही है, तो वो उसको लगता है कि बीजेपी से बात करके देखो। लेकिन जब तक कोई नहीं, अब मैं अपनी तरफ से टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि जब तक उनके वार्तालाप का मजबूर ना पता लगे, आप क्या कह सकते हो। नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है। एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी, थोड़ा इस खबर से हटके है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ये लगातार कह रहे थे कि मैंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, केंद्रीय नेतृत्व से, PM मोदी से, अमित शाह जी से बात की है कि उनके बेटे को टिकट इस बार दी जाए। आज उम्मीदवारों का तो ऐलान हो गया है, 2 उम्मीदवार बचे हैं अभी। क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद है? देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। अब मेरा बेटा IAS ऑफिसर है, पूरे इंडिया में उसका 9th रैंक था और बहुत ही काबिल और बहुत ही बड़ी ऑफिसर है। अगर बीजेपी को ये लगेगा कि एक काबिल और एक आने वाली नई पीढ़ी के लिए हमारे को कोई जरूरत है तो उसको लड़ाएंगे, और अगर पार्टी हाईकमान फैसला नहीं करती इस बारे में फिलहाल, तो नौकरी कर रहा है, आगे करता रहेगा। लेकिन आपको तो उम्मीद है कि शायद अभी साल भी बचा है, रोहतक बचा है, तो शायद पार्टी टिकट दे सकती है। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि हिसार रोहतक दोनों ने छोड़ दी है और दोनों ही में 5.5 लाख जाट अपना वोट बैंक रखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है दोनों जगह पे। तो उम्मीद तो है कि शायद बीजेपी हाईकमांड को लगे कि राजेंद्र को लड़ाया जाए। और आपने देखा होगा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह इसके लिए ऑफर भी कर रहे हैं कि मैं रिजाइन कर दूंगा अगर मेरे बेटे को आप एक्टिव पॉलिटिक्स में लाते हो तो। चलिए, आपको उम्मीद करते हैं कि बीजेपी को टिकट मिले और जिस तरीके से आप एक परिवारवाद की राजनीति की बात नहीं करते भारतीय जनता पार्टी, और इससे चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर आप उनको टिकट देते हैं तो मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लूंगा। अब अपनी की बातचीत के लिए हमको होती हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अगर उनको लगेगा कि विनिंग कैंडिडेट है, हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा आने वाले भविष्य में, और वीरेंद्र सिंह क्योंकि 72 साल के हो चुके हैं और वो अगर रिटायरमेंट लेते भी हैं, तो आपने देखा होगा बीजेपी का एजेंडे में भी ये है कि 75 साल के बाद हम एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रखते एक पॉलिटिशियन को। तो इनको लगता है कि जहाँ 3 साल और है वो 3 साल पहले मैं अपने आराम करूंगा, ये अपने पार्टी के लिए काम करूंगा, ये बेटे को थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन पार्टी हाईकमांड पे ही है सारा दारमदार के वो इसके बारे में क्या फैसला लेते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत के लिए। आपका भी प्रतिमा दत्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं। बीजेपी और INLD के नेताओं के बीच मीटिंग हुई है, 44 मिनट ये मीटिंग चली है, लेकिन शायद कोई आउटपुट नहीं निकला है और इसीलिए अभय चौटाला कह रहे हैं कि ये एक फॉर्मल मीटिंग थी, शिष्टाचार वाली मीटिंग थी और बीजेपी अपने 10 के 10 उम्मीदवार उतारेगी और INLD भी 10 के 10 उम्मीदवार उतारेगी। सवाल ये कि कहीं इस मीटिंग का असर आने वाले, चलिए लोकसभा में नहीं होगा तो विधानसभा में तो कहीं नजर नहीं आएगा। सुनिए एक बार अभय चौटाला क्या कह रहे हैं। कोई राजनीतिक नहीं, मेरा अपना पर्सनल काम था जी सर, मैं उसके लिए इनसे मिलने आया था। जी थैंक यू सर। गठबंधन को सर 2 सीटें बची हुई बीजेपी की,
वो अपनी तय करे, हम अपनी 10 तय करेंगे। थैंक यू। गठबंधन का